वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, हम आज कक्षा 8वीं का ग्रामर पढ़ रहे हैं, अर्थात व्याकरण। व्याकरण में आज हम संज्ञा पढ़ने जा रहे हैं और संज्ञा के भेद। संज्ञा इस व्याकरण के टॉपिक का यह सेशन नंबर 1 है। इसके पहले कक्षाओं में आपने संज्ञा ये ग्रामर पढ़ा होगा, फिर भी आज हम एक अलग रूप से इसको पढ़ते हैं। संज्ञा इस ग्रामर के विषय की शुरुआत में हम कुछ उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ अलग अलग उदाहरण दिए हैं, उसको हम थोड़ा एक्सप्लेनेशन के द्वारा समझते हैं कि किसे संज्ञा कहेंगे। मोहन एक गांव में रहता था। यहाँ पर पहला उदाहरण दिया गया है और उससे हमें पता चलता है कि एक गांव में मोहन नाम का एक व्यक्ति या लड़का रहता था। तो मोहन एक क्या है? नाम है। तो मोहन से हमें मोहन इस शब्द से नाम पता चल रहा है, लेकिन किसका? व्यक्ति का। तो मोहन इस शब्द से हमें एक व्यक्ति का नाम पता चल रहा है। दूसरे उदाहरण में देखते हैं, पोटली पर परी का चित्र बना था। तो इसमें पोटली यह शब्द अंडरलाइन किया हुआ है और इससे पता चलता है कि वो क्या है? नाम है, लेकिन किसका नाम है? एक वस्तु का नाम है। तो पोटली इस शब्द से हमें एक वस्तु के नाम का पता चल रहा है। तो पोटली यह शब्द क्या है? एक वस्तु है। उसके बाद के उदाहरण में मुझे शांति निकेतन जाना था और अंडरलाइन वाला शब्द है शांति निकेतन। तो शांति निकेतन इससे हमें क्या पता चल रहा है? नाम का तो बोध हो रहा है, लेकिन किसके नाम का? स्थान का। किसी विशेष स्थान का नाम का हमें यहाँ पर बोध हो रहा है। तो स्थान। उसके बाद चिड़िया चहचहाती है। हाँ, इस उदाहरण में भी चिड़िया को अंडरलाइन किया हुआ है और इससे पता चल रहा है हमें एक नाम के बारे में पता चल रहा है, लेकिन किसका नाम है? यह एक पक्षी का। वेरी गुड। हाँ, तो पक्षी प्राणी हम बोल सकते हैं पक्षी का नाम। उसके बाद का उदाहरण है खुशी से साधना की आंखें भर आई। अंडरलाइन वाला शब्द है खुशी। तो देखो, खुशी इस शब्द से हमें क्या पता चल रहा है? किसी मन के भाव का, कि साधना नाम की जो कोई है एक व्यक्ति, उसके आंखें भर आई। किसके वजह से? वह मन में बहुत खुश है, तो खुशी से उसके आंखों में आंसू आ गए। तो यह खुशी क्या है? एक मन का भाव है। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है शब्द। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वाक्य में जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पशु, पक्षी, प्राणी या किसी भाव के नाम का बोध होता है, तब उसे संज्ञा कहा जाता है। इसके पहले कक्षाओं में आपने पढ़ा है। तो इन अलग अलग उदाहरणों से हमें पता चलता है कि किसी व्यक्ति के नाम, वस्तु के नाम, स्थान के नाम या पशु, पक्षी, प्राणी आदियों के नाम या किसी भी भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इनके पहले कक्षाओं में हमने पढ़ा था संज्ञा का अर्थ क्या होता है, कि नाम के स्थान को वाक्य में जब किसी भी प्रकार का नाम आता है, चाहे वो वस्तु का हो, व्यक्ति का नाम हो, पदार्थ का हो या पशु पक्षी या किसी भाव का नाम होता है, तो उस शब्द को हमेशा संज्ञा कहते हैं। तो देखो, इस अलग अलग उदाहरणों के द्वारा हमने संज्ञा किसे कहते हैं यह समझ लिया। अब उसकी डेफिनेशन देखते हैं, अर्थात परिभाषा। वाक्य में आए हुए जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव आदि के, यह शब्द ऐसा है, आदि के नाम का पता चलता है, उन शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा। वेरी गुड। तो हमने संज्ञा की डेफिनेशन देख ली। अब आगे देखते हैं
संज्ञा के प्रकार, या भेद। प्रकार और भेद एक ही शब्द है, दोनों का अर्थ सेम होता है। टाइप्स ऑफ नाउन्स। तो संज्ञा के कुल मिलाकर 5 प्रकार है। देखते हैं कौन कौन से है। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, चौथा है समूहवाचक संज्ञा और 5वां है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हम देखते हैं संज्ञा का पहला प्रकार। कुछ संज्ञा का जो पहला प्रकार है उसको हम उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं। पहला उदाहरण है मनु बड़ा होशियार लड़का है। तो देखो यहाँ पर मनु इस शब्द को अंडरलाइन किया हुआ है, तो इससे हमें पता चलता है किसी एक लड़के का या व्यक्ति का नाम है। यहाँ पर लड़का है और यहाँ पर उस लड़के का नाम क्या है? मनु। उसके बाद वसंती हवा आम के पेड़ पर चढ़ रही है। तो इस उदाहरण से पता चल रहा है कि पेड़ है, लेकिन कौन सा है? आम का पेड़। उसके बाद तीसरा उदाहरण है हमारे घर के सामने गोदावरी नदी बहती है। तो देखो नदी है, लेकिन कौन सी नदी है? गोदावरी। तो विशेष नदी का नाम हमें पता चल रहा है। उसके बाद चौथा उदाहरण है सरस्वती स्कूल में भी सब बबलू से परेशान थे। तो अंडरलाइन वाले शब्द से पता चल रहा है सरस्वती, मतलब एक किसका नाम है? एक स्कूल का। स्कूल तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पर स्कूल का नाम क्या है? सरस्वती। तो इसे पता चल रहा है हमें कि जब कभी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या पशु पक्षी आदि के विशेष नाम का पता चलता है तो हम उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। समझ में आ रहा है कि व्यक्तिवाचक मतलब किसी भी स्थान, वस्तु या प्राणी हो, पशु पक्षी हो, किसी भी विशेष नाम से उसका पता चल रहा है। जैसे कि देखो अभी हमारे घर के सामने गोदावरी नदी है। नदी है लेकिन विशेष नाम कौन सा है? गोदावरी। तो हम बोल सकते हैं कौन सी भी नदी नहीं, तो वहां पर कौन सी है? वो गोदावरी नदी है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि एक विशेष नाम है उस नदी का। तो ये सारे इस प्रकार वाक्य में जब किसी भी व्यक्ति की विशेष नाम का पता चलता है तो वह व्यक्तिवाचक विशेष संज्ञा होता है। यहाँ पर और एक उदाहरण दिया है मैंने अलग। हम मुंबई में रहते हैं। तो देखो यहाँ पर शहर का नाम है, लेकिन एक विशेष शहर का नाम हमें पता चल रहा है कि कौन सा शहर है? मुंबई। उसके बाद कोलंबस बड़ा साहसी था। तो साहसी तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक व्यक्ति का विशेष नाम बताया गया है, वो क्या है? कोलंबस। फिर सिंह जंगल का राजा है। अब जंगल में तो बहुत सारे प्राणी रहते हैं, लेकिन उस जंगल का केवल एक ही राजा होता है और वो सबको पता है, और यहाँ पर नाम भी दिया है सिंह। तो यहाँ पर स्पेसिफिक नाम दिए गए हैं। तो ऐसे विशेष नाम जब होते हैं तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो देखते हैं अब अलग अलग उदाहरणों के द्वारा हम समझ चुके हैं कि वाक्य में किस प्रकार से व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। तो अब देखते हैं उसकी डेफिनेशन अर्थात परिभाषा। परिभाषा है जिस संज्ञा शब्द से किसी एक विशेष व्यक्ति, प्राणी, स्थान या वस्तु आदि के नाम का बोध होता है, उस शब्द को क्या कहा जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि सचिन तेंदुलकर। तो इस नाम से अगर हम सचिन तेंदुलकर बोलते हैं तो एक विशेष कौन है? क्रिकेट खेलने वाला एक विशेष व्यक्ति है। रामायण। तो इससे इस पुस्तक से हमें पता चलता है कि रामायण क्या एक धार्मिक पवित्र ग्रंथ है। उसके बाद ताजमहल। ताजमहल इस नाम से भी पता चलता है कि यह कहाँ पर है, उसका आकार कैसा है, मतलब चित्र हमारे सामने आ जाता है। भारत। तो ये सारे शब्द क्या विशेष व्यक्तियों के, वस्तुओं के, शहरों के आदि के नाम हैं। तो जहाँ पर ऐसे विशेष नाम जहाँ पर होते हैं वह हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। अब देखते हैं दूसरे उदाहरण। रावण दुष्ट आदमी था। इस वाक्य में रावण है क्या है? व्यक्तिवाचक है, क्योंकि जब हम रावण से स्पेसिफिक व्यक्ति का नाम पता चल रहा है। फिर दिल्ली भारत की राजधानी है, यह भी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, इसमें मोर यह क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा।
उसके बाद काश्मीर बहुत सुंदर है। हाँ, इस वाक्य में भी काश्मीर यह शब्द क्या हुआ, व्यक्तिवाचक संज्ञा। आज बहुत गर्मी है। कि यहाँ पर देखो मौसम के बारे में बताया गया है, तो गर्मी है, तो यह भी क्या हुआ, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लोग क्रिकेट देखने में मग्न है। तो अभी देखो खेलों के बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन एक स्पेशल खेल का नाम दिया गया है, कौन सा, क्रिकेट, तो यह क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखते हैं संज्ञा का दूसरा प्रकार, कुछ अलग उदाहरणों के द्वारा हम उसे समझते हैं। कि पहला उदाहरण क्या है कि मनु बड़ा होशियार लड़का है। तो देखो यहाँ पर मनु नाम दिया गया है, लेकिन वह मनु नाम से हमें पता चल रहा है कि वह कौन सा है, एक विशेष नाम है, इसलिए वह क्या होगा, व्यक्तिवाचक। लेकिन जब वाक्य में लड़का शब्द भी आया है, तो देखो अभी लड़का यह क्या हुआ, कि पूरे समूह का बोध होता है। अभी देखो यहाँ पर इस वाक्य में अगर मैंने मनु इस शब्द का नाम ही नहीं लिया, किसी लड़के का, सिर्फ लड़का शब्द इस्तेमाल किया, तो हमें लड़के का नाम का बोध नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पर लड़के का नाम का बोध भी हो रहा है, लड़का शब्द भी लिखा है। तो जब लड़का शब्द से हमें पूरे लड़के के, मानव जाति के एक विशेष लिंग का प्रकार पता चल रहा है, तो लड़का यह शब्द क्या हुआ, जातिवाचक, वह पूरे जाति का बोध करा रहा है, जाति का बोध करा रहा है। उसके बाद बसंती हवा पेड़ पर चढ़ी। तो देखो अभी हवा तो यहाँ वहां फैलती है, पेड़, अभी पेड़ मतलब यहाँ पर किसी विशेष पेड़ का नाम लिखा है, सिर्फ पेड़ लिखा है। वो आम का पेड़ है या दूसरा अन्य कोई पेड़ है, नहीं, तो यहाँ पर सिर्फ पेड़ यह शब्द है, तो इससे हमें पूरे पेड़ इस जाति के समूह का बोध हो रहा है। उसके बाद हमारे घर के सामने नदी बहती है। तो नदी यह शब्द से देखो हमें स्पेसिफिक नदी का नाम नहीं पता चल रहा है, जबकि व्यक्तिवाचक जब देख रहे थे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो उसमें स्पेसिफिक नाम दिया गया था, कौन सा, गोदावरी। तो गोदावरी वहां पर स्पेसिफिक नाम होने के कारण वह व्यक्तिवाचक हुई। लेकिन यहाँ पर सिर्फ नदी है, तो नदी से पूरे नदी जाति का बोध हो रहा है, उसके समूह के बारे में बोध हो रहा है, इसलिए नदी यह शब्द क्या हुआ, जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद स्कूल में भी सब बबलू से परेशान थे। अब यहाँ पर स्कूल इस शब्द को दिया तो गया है, लेकिन स्कूल का नाम दिया है नहीं, तो स्कूल यह पूरे एक विशेष इसका बोध करा रहे पूरे जाति का, कि वहां पर पाठशाला का मतलब वहां पर जाकर बच्चे पढ़ रहे, लेकिन स्पेसिफिक नाम नहीं दिया है, तो इसलिए यहाँ पर स्कूल यह शब्द क्या हुआ, जातिवाचक संज्ञा। और उदाहरण देखते हैं कि यह पुस्तक मेज पर रख दो। अब पुस्तक इस शब्द में देखो, पुस्तक तो बहुत सारे होते हैं, किसी एक पुस्तक का नाम नहीं दिया है, इसलिए यह पुस्तक इस पूरे जाति का बोध करा रहे हैं। उसके बाद नदी में बाढ़ आई, इसका भी हमने देखा, नदी भी पूरे विशेष नाम नहीं दिया है किसी नदी का, इसलिए नदी यह क्या हुई, जातिवाचक। उसके बाद स्त्री गुमसुम थी। अब तो देखो स्त्री मतलब एक पूरे समूह का, हमें यहाँ पर पूरे एक जाति का बोध हो रहा है, किसी विशेष स्त्री का नाम नहीं दिया हुआ है, तो जहाँ पर नाम नहीं है लेकिन स्त्री इस पूरे जाति का हमें बोध हो रहा है, तो स्त्री यह शब्द क्या हुआ, जातिवाचक संज्ञा। आज विद्यालय को छुट्टी है। तो देखो विद्यालय यह शब्द भी जातिवाचक है, क्यों, क्योंकि पूरी जाति का, पूरे समूह का बोध हो रहा है, किसी स्पेसिफिक विद्यालय का नाम नहीं दिया है। तो इसलिए यह वाक्य में जब पुस्तक, नदी, स्त्री, विद्यालय, ये सारे शब्द क्या होंगे, जातिवाचक संज्ञा। तो देखते हैं जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा, डेफिनेशन। परिभाषा, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान या पदार्थ या वस्तु आदि की पूरी जाति का बोध होता है, उस शब्द को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो देखो क्या कहा है यहाँ पर, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान, पदार्थ या वस्तु आदि की पूरी जाति का बोध होता है, तब उस शब्द को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कि जैसे यहाँ पर दिए है मैंने, पुस्तक, अध्यापक, विद्यालय, छात्र, मनुष्य, नदी, पर्वत, फूल, कक्षा
आदि। तो यह सारे शब्द क्या होंगे? जातिवाचक संज्ञा। तो देखो बच्चों, कभी अब तक हमने संज्ञा देखी, संज्ञा की परिभाषा देखी, फिर उसके बाद संज्ञा के दो प्रकार देखे, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। आप लोग अभी कभी कभी क्या होता है, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि यह व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक। कभी कभी एक शब्द ऐसा होता है वो व्यक्तिवाचक भी लगता है और जातिवाचक भी लगते हैं। तो हम देखते हैं उसमें डिफरेंस बिटवीन कैसा होता है कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में क्या फर्क होता है। कि जैसे देखो, जातिवाचक में और व्यक्तिवाचक में क्या होगा? व्यक्तिवाचक में जब किसी विशेष व्यक्ति का नाम होगा तो वह हमेशा व्यक्तिवाचक होगा। कभी कभी वाक्य में, एक ही वाक्य में जातिवाचक शब्द भी होता है और व्यक्तिवाचक भी शब्द होता है। तो ऐसे समय में जहाँ पर किसी विशेष नाम का बोध हो तो वह हमेशा व्यक्तिवाचक होगा, और वहां पर व्यक्तियों के नाम नहीं हो। तो देखो अभी यहाँ पर व्यक्तियों के नाम है तो यह व्यक्तिवाचक है, लेकिन यहाँ पर शब्द है सिर्फ व्यक्ति और लोग। यह शब्द जब होंगे, नाम नहीं, सिर्फ व्यक्ति, लोग, ऐसे शब्द होंगे, वह जातिवाचक रहेंगे। उसके बाद जब वस्तुओं के स्पेशल नाम दिए जाएंगे तब वो क्या होगा? व्यक्तिवाचक। और जब सिर्फ वस्तु शब्द दिए गए हैं, हाँ, जहां पर वस्तु शब्द है वह क्या होगा? जातिवाचक। उसके बाद कोई अगर नगर, स्थान, शहर ऐसे शब्द है तो वह हमेशा जातिवाचक रहते हैं, लेकिन उनके नगर के, स्थान के और शहर का स्पेसिफिक नाम दिया गया है तो वह हमेशा व्यक्तिवाचक रहेंगे। उसके बाद अगर नदी शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वह जातिवाचक रहेंगे, लेकिन नदियों का स्पेसिफिक नाम दिया जाए, जैसे गंगा, जमुना, सतलज आदि, ऐसे शब्द अगर दिए जाते हैं तो वह व्यक्तिवाचक रहते हैं। उसी प्रकार से भाव शब्द रहेगा तो वह जातिवाचक रहेगा, लेकिन स्पेसिफिक भाव, नाराजगी, खुशी, दुख, हंसना, ये सारे क्या होंगे? जातिवाचक नहीं, सॉरी, व्यक्तिवाचक होंगे। फिर फल शब्द होगा, फूल शब्द होगा, सब्जी शब्द होगा, पुस्तक शब्द होगा तो वह जातिवाचक रहेंगे, लेकिन उनके नाम दिए रहेंगे तो वह हमेशा व्यक्तिवाचक रहेंगे। उसके बाद अगर वर्तमान पत्र दिए है शब्द तो वह हमेशा जातिवाचक रहेगा, लेकिन उनके अगर नाम दिए जाते हैं, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, तो वह हमेशा व्यक्तिवाचक रहेंगे। उसके बाद महीना सिर्फ शब्द लिखा है तो वह हमेशा जातिवाचक रहेगा, और उनके स्पेसिफिक नाम दिए गए हैं तो वह व्यक्तिवाचक। उसके बाद दिन यह शब्द होगा तो वह क्या होगा? जातिवाचक, लेकिन उनके स्पेसिफिक नाम दिए जाएंगे तो वह व्यक्तिवाचक रहेंगे। उसके बाद इमारत, अगर शब्द इमारत रहता है सिर्फ तो वह हमेशा क्या रहेगा? जातिवाचक। और फिर उनके स्पेसिफिक नाम दिए जाते हैं, जैसे ताजमहल होता है, कुतुब मीनार होता है या अन्य होते हैं तो वह क्या रहेंगे? व्यक्तिवाचक। उसके बाद व्यवसाय शब्द रहेगा तो वह जातिवाचक, और उनके नाम दिए जाएंगे तो वह व्यक्तिवाचक। फिर धातु, पशु, पक्षी, प्राणी आदि शब्द होंगे तो वह व्यक्तिवाचक होंगे, और उनके स्पेसिफिक नाम होंगे तो वह हमेशा जातिवाचक रहेंगे। तो बच्चों, अब तक हमने इस भाग में संज्ञा, उसकी डेफिनेशन पढ़ी, फिर संज्ञा के पहले दो भागों का हमने विस्तार से पढ़ाई की। अब देखते हैं संज्ञा के अगले प्रकारों को अगले भाग में।